अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था कौमी आमदनी, गुजराती में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय आवक। तो इससे पहले के लेसन में हमने क्या सीखा था कि राष्ट्रीय आवक ना महत्व ना ख्यालों यानी कि कौमी आमदनी के तसव्वुरात हमने देखे थे और इसके मैंने आपको पॉइंट बताए थे। वो पॉइंट में आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट बताए थे कि कौमी आमदनी के अहम तसव्वुरात कौन कौन से हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुल दाखिली पैदावार यानी कि कुल आंतरिक पैदाश, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में जीडीपी। क्या कहते थे हम इसको? जीडीपी, ग्रॉसेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मैंने आपको समझाया था। इसके बाद मैंने आपको दूसरा पॉइंट समझाया था खालिस दाखिली पैदावार, जिसे गुजराती में कहते हैं शुद्ध आंतरिक पैदाश। इंग्लिश में इसका नाम है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसका आपको ज़ाब्ता भी बताया था कि जीडीपी माइनस घसारो यानी कि जिस पर हम खर्च करते हैं वो, उसको घसारो कहते हैं। जीडीपी माइनस घसारो इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है? एनडीपी मिलता है। अब आज हम देखेंगे इसका तीसरा पॉइंट कि कुल कौमी पैदावार, जिसे गुजराती में कहेंगे कुल राष्ट्रीय पैदाश। इंग्लिश में इसे बोलते हैं जीएनपी, ग्रॉसेस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है? तो मुल्क के जो शहरी है और जो गैर मुल्की शहरी है, ये देश की सरहद में जो पैदावार करते हैं यानी कि खाम दाखिली से क्या कहेंगे? काची आंतरिक पैदाश, जिसे हम उर्दू में कहेंगे खाम दाखिली पैदावार। कौन? जो देश के भी लोग होते हैं और जो विदेश के भी लोग होते हैं, ये अपने ही मुल्क में, देश के यानी कि मुल्क की सरहद में ही जो पैदावार करते हैं उसे खाम दाखिली पैदावार कहते हैं। जब मुल्क के जो शहरी है तो साल के दरमियान जो पैदावार करते हैं और उसकी कद्र का मजमुआ यानी कि उसके मूल्यों सरवाड़ो गुजराती में कहेंगे, उर्दू में कहेंगे उसकी कद्र का मजमुआ खाम कौमी पैदावार कहलाती है। और देश के जो शहरी है वो मुल्क की सरहद में जो पैदावार करते हैं और सरहद के बाहर जो गैर मुल्की यानी कि गैर मुल्की ज़मीन के ऊपर भी जो पैदावार करते हैं, यहाँ इस बात की अहमियत नहीं लगती है, यानी कि ना बाहर भी की कोई अहमियत रहती नहीं है। लेकिन हमारे ही देश के अंदर जो शहरियों के ज़रिए पैदावार होती है वो साल के दरमियान मुल्क के शहरी की पैदावार की हुई अशिया और से खिदमत का जो सरमाया होती है उसका कद्र को देश की क्या कहेंगे? राष्ट्रीय यानी कि कुल कौमी आमदनी या कुल कौमी पैदावार कहेंगे। बड़ी समझ कि सरहद के अंदर गैर मुल्की और शहरी भी ये दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर है क्या कि जो गैर मुल्की ज़मीन के ऊपर जो पैदावार की जाती है उसके हमारे ऊपर कोई अहमियत रहती नहीं है। लेकिन मुल्क के शहरी के ज़रिए तैयार शुदा जो पैदावार होती है तो साल के दरमियान मुल्क का शहरी उसे पैदावार करके जो अशिया और खिदमत से जो सरमायाकारी की कद्र होती है उसे हम क्या कहेंगे? कुल कौमी पैदावार कहेंगे। तो इसका हम लोगों महत्व निभावा तो यानी कि इसकी अहमियत वाली बात क्या है वो ज़रा समझ लें हम कि जीएनपी यानी कि कुल कौमी पैदावार में चालू साल की पैदावार को कद्र गिनी जाती है। मान लो कि 2020 अभी था तो 2000 इससे पहले 2020 था तो 2020 के अंदर उसकी जो कद्र थी उसको अहमियत नहीं दी जाएगी, बल्कि 2021 के अंदर जो कद्र है उसकी, जो उसका मूल्य है उसको ही अहमियत गिनी जाती है और उसको ही गिना जाता है। ये बात याद रहे कि जीएनपी के अंदर जो हाल के अंदर यानी कि साल के अंदर जो चालू साल है हमारा, उस चालू साल की पैदावार की कद्र को गिना जाता है, यानी कि इससे पहले की जो पैदावार होती है उसको गिना जाता नहीं है। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मान लो कि अगर 2020 चल रहा था, अब 2021 आ गया तो 2020 की जो पैदावार है उसको जीएनपी में गिना जाएगा
नहीं, बल्कि जो हमारा साल चालू है यानी कि जो फ़िलहाल चल रहा है 2021, तो उसका ही हमको गिना जाएगा पैदावार, यानी कि इससे पहले की पैदावार को कोई अहमियत दी जाएगी नहीं। नंबर 2 है इसका कि कुल दाखिली पैदावार। तो कुल दाखिली पैदावार को हम क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? GDP, यानी कि ग्रोसेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि कुल दाखिली पैदावार में गैर मुल्क में रहने वाला शहरी की आमदनी उसके अंदर क्या की जाती है? शामिल की जाती है। और हमारे देश में रहने से यानी कि कमाने पर जो कमाता है वो विदेशी यानी कि जो गैर मुल्की शहरी है उसकी आवक जो उसकी आमदनी है उसको हम क्या कर देते हैं? बात करने में आती है, तब हमको क्या मिलता है? GNP मिलता है। याद रहा? यानी कि क्या कि जो शहरी जो GDP में क्या होता है कि जो विदेश में रहने वाले यानी कि गैर मुल्क में रहने वाला जो शहरी की जो आमदनी होती है उसे उमेरने में आती है, और हमारे देश में रहने वाले की जो आमदनी है वो गैर मुल्की शहरियों की आमदनी को हम क्या कर देते हैं? माइनस करते हैं, तो हमको क्या हासिल होता है? GNP हासिल होता है। अगर इसका हम ज़ाब्ता लिखेंगे तो GNP बराबर यानी कि GDP यानी कि यानी क्या? कुल दाखिली पैदावार में से हमने किसको क्या करा? माइनस के गैर मुल्की विदेश से हासिल होने वाली यानी कि गैर मुल्क से हासिल होने वाली खालिस आमदनी को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये इससे हमको क्या हासिल होगा? GNP। उसमें हमने क्या किया था? GDP के अंदर हमारे को क्या हासिल होता था कि GDP के अंदर हमारे को सब चीज़ के अंदर हमारे को घर यानी कि तनख्वाह नहीं सब हासिल कर ये अंदर खर्च होता था। लेकिन जब हमको NDP हासिल होता था तो NDP के अंदर हमारे को क्या हासिल होता था कि GDP के अंदर से हम माइनस क्या करते थे? घसारा करते थे, तो हमको NDP हासिल होता था। याद रहे कि NDP के अंदर हम क्या घसारा यानी कि जो खर्च वाली चीज़ है उसको हम क्या करते थे? माइनस करते थे। जबकि GNP के अंदर हम क्या करते हैं कि GDP की आवक के अंदर GDP की जो है आमदनी है उसके अंदर हम गैर मुल्क से हासिल होने वाली खालिस आमदनी को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो GNP इज इक्वल टू GDP प्लस गैर मुल्क से हासिल होने वाली खालिस आमदनी। अब आम तौर पर ज़्यादा हिस्से की जो GNP है जो उसकी तादाद है उसका इस्तेमाल GNP में किया जाता है। अब इसके बाद का जो पॉइंट है हमारा कि शुद्ध राष्ट्रीय पैदाश, जिसे उर्दू में कहेंगे खालिस कौमी पैदावार। क्या कहेंगे? खालिस कौमी पैदावार, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो पैदावार के इस अमल के दरमियान जो पैदावार के वसाइल है, कौन कौन से वसाइल थे? मैंने इससे पहले बताए थे कि मशीनरी थी, कारखाने थे, मकान थे, इसके अलावा जो औजार ये तमाम है इसके ऊपर हमको खर्च करना पड़ता था तो हमको हासिल होता था, जिससे उसकी जो कद्र थी वो क्या होती थी? घटती थी। और जो सरमाए की जो खर्च कर उसको क्या बोलते थे गुजराती में? मूड़ी घसारो उसको कहते। तो खालिस जो कौमी पैदावार जानने के लिए हमको कुल कौमी पैदावार में से हमको जो घसारा है यानी जो खर्च की हुई रकम है उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नफ़ी करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो बाकी बचता है वो हमारा क्या कहलाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय पैदाश यानी कि खालिस कौमी पैदावार कहलाएगी। तो साल के दरमियान मुल्क के शहरी से पैदा की हुई अशिया और ख़िदमत का सरमायाकारी की कद्र में से जो खर्च को माइनस किया जाता है और उसके बाद जो बाकी बचता है उसे खालिस पैदावार कहते हैं, यानी कि NNP कहते हैं। बड़ी समझ क्या कहेंगे? इसकी तारीफ हम किस तरह से पेश करेंगे कि साल के दरमियान मुल्क के शहरियों से पैदा की हुई अशिया और ख़िदमत की सरमायाकारी की कद्र में से
जो खर्च किया हुआ उसे माइनस करने पर यानी कि नफ़ी करने पर जो बचता है, जो बाकी रहता है, उसे हम खालिस पैदावार कहते हैं। अब खालिस की अहम बातें क्या है कि खालिस, अभी मैंने पहले बताया आपको कि GNP की, हमने देखा कि GNP की जो मेन बात थी क्या थी कि GNP के अंदर हम GD के अंदर से प्लस किसको करते थे, गैर मुल्की आमदनी को प्लस करते थे। लेकिन NNP में क्या हैगा कि NNP की बात है, GNP में से जो खर्च किया है उसको माइनस करने के बाद जो चालू साल का जो पैदावार है उसकी जो कद्र है वो NNP कहलाती है। तो इसका ज़ाब्ता हमारा क्या बनेगा कि GNP में से किसको हमने माइनस करा, जबकि पहले हमने क्या करा, प्लस करा था। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो घसारा है, जो खर्च है, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद जो हमारा है वो हमारा क्या कहलाएगा, NNP कहलाएगा। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट। अब इसके बाद हमारा था 5वां पॉइंट है कि माठाधिक आवक। याद रहे ये आपका 12वीं में भी आएगा। माठाधिक आवक को हम उर्दू में कहेंगे फीकस आमदनी। क्या कहेंगे, फीकस आमदनी। माठाधिक आवक एटले फीकस आमदनी। जिस तरह जिस तरह कौमी आमदनी को मासियाती बढ़ोतरी की एक पैमाइश है, उसी तरह जो फीकस आमदनी है ये भी मासियात की तरक्की के लिए एक अहम क्या है, पैमाइश है, यानी कि मापदंड है। आमतौर पर कोई एक मुल्क की, तो इसकी तारीफ हम किस तरह से पेश करते हैं कि माठाधिक आवक एटले शुं। तो आमतौर पर कोई एक मुल्क की कौमी आमदनी को साल की कुल आबादी से तकसीम करने पर उसी साल की फीकस आमदनी हमको हासिल होती है। या फिर हम इसको आम ज़बान में यूँ कहेंगे कि कोई एक देश की, यानी कि कोई एक मुल्क की कौमी आमदनी को साल की कुल आबादी से तकसीम करने पर जो आमदनी हमको हासिल होती है उसे फीकस आमदनी कहते हैं। यह आपका सवाल 1 मार्क्स में आ सकता है कि माठाधिक आवक एटले शुं। इसका सूत्र भी आएगा लिखने के, माठाधिक आवक एटले शुं तेना सूत्रो जणावो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी तारीफ लिखेंगे कि साल कोई एक मुल्क की कौमी आमदनी को उसी साल की कुल आबादी के साथ तकसीम करने पर जो आमदनी हासिल होती है उसे फीकस आमदनी कहते हैं। अब फीकस आमदनी औसतन आमदनी और फीकस आमदनी है। फीकस आमदनी का हम जो ज़ाब्ता पेश करेंगे तो वो आप लिख सकते हैं कि फ़ीकस आमदनी बराबर, मैंने पहले तारीफ में बता दिया कि फ़ीकस आमदनी हमको किस तरह से हासिल होती है। तो फ़ीकस आमदनी बराबर कुल कौमी आमदनी बटे कुल आबादी, यानी कि कुल आबादी से हम कुल कौमी आमदनी को क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो माठाधिक आवक इज इक्वल टू कुल राष्ट्रीय आवक अपाउंड कुल वस्ती। और उर्दू में से हम कहेंगे कि फीकस आमदनी बराबर कुल कौमी आमदनी बटे कुल आबादी। ये हमारा किसका ज़ाब्ता है, फीकस आमदनी का ज़ाब्ता है। और फीकस आमदनी की तारीफ मैंने क्या पेश की, कोई एक मुल्क की कौमी आमदनी को उसी साल की कुल आबादी से तकसीम करने पर जो आमदनी हासिल होती है उसे फीकस आमदनी कहते हैं। और फीकस आमदनी का सूत्र क्या होगा कि फीकस आमदनी बराबर कुल कौमी आमदनी बटे कुल आबादी। देखो, फीकस आमदनी बराबर कुल आमदनी बटे कुल आबादी। अगर इसके हम एग्जाम्पल के तौर पर करें तो आप पेन लेके बैठेंगे, देखेंगे कि कोई एक मुल्क की कोई एक साल की कौमी आमदनी फ़र्ज़ कीजिए कि 60 करोड़ है। कितनी करोड़ है, 60 करोड़ है। और उसके उसी साल के मुल्क की आबादी 2 करोड़ है। तो 60 करोड़ को मैं 2 करोड़ से क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी, यानी कि तकसीम करूँगी। तो मेरे को जो हासिल होगी, यानी कि 60 करोड़ को मैं 2 करोड़ से तकसीम करूँगी तो मेरे को 30 करोड़ मिलेगी। तो यानी कि यह क्या हुआ इसका कि यानी कि साल के दरमियान, हाँ, तो मैंने कुल आमदनी, तो कुल आमदनी हमारे पास कितनी थी, 60 करोड़ थी।
और हमारे पास आबादी कितनी है, 2 करोड़ है। तो 2 को मैं 60 से डिवाइड करूँगी तो मेरा जवाब क्या आएगा, 30,000 आएगा। यानी कि साल के दरमियान मुल्क के जो शहरियों की औसतन जो आमदनी होगी वो कितनी होगी, 30,000 हासिल होगी। कितनी हज़ार, 30,000। आप हिसाब हल कर सकते हैं कि हमारे पास 60 करोड़ है और आबादी कितनी है, 2 करोड़ है, तो हमको 30,000 हासिल होगी। यानी कि औसतन मुल्क के जो शहरी है उसकी औसतन आमदनी कितनी मिलेगी हमको, 30,000। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो फीकस आमदनी चालू साल यानी कि चालू साल के जो भाव है वो कौमी आमदनी की पैमाइश से गिना जाता है, और चालू जो साल जो फिलहाल चल रहा है भाव वो फीकस आमदनी कहलाता है। जो कायदे के साल के भाव यानी कि साकिन भाव, स्थिर भाव जिसको हम गुजराती में कहेंगे, वो कौमी आमदनी से गिना जाता है और साकिन भाव को फीकस आमदनी कहते हैं। फीकस आमदनी जिस तरह से उसकी आमदनी में इजाफा होगा वो शहरियों से हासिल होने वाली अशिया और खिदमत के तनासुब में भी उसका इजाफा कहलाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि शहरियों की जो म्यार ज़िंदगी है वो कैसी जाएगी, ऊंची जाएगी। आप लोगों का बाद में आएगा कि इसके अंदर किस तरह से होता है। तो जैसे जैसे अगर फीकस आमदनी कोई भी देश की, किसी भी देश की अगर फीकस आमदनी में इजाफा हर साल होता है तो इससे इसका माने ये होता है कि उसकी जो आर्थिक है यानी कि जो उसकी मासियाती ज़िंदगी है वहाँ के लोगों की वो कैसी है, खुशहाल है, यानी कि उनका जो ज़िंदगी का म्यार है वो कैसा है, ऊंचा है। लेकिन अगर साल के दौरान किसी भी देश की, किसी भी मुल्क की अगर फीकस आमदनी में अगर गिरावट आती है तो वहाँ से उसका पता चल जाता है कि उस देश का जो म्यार ज़िंदगी है लोगों का वो कैसा है, नीचा है। यही आप लोगों को 12वीं के चैप्टर में भी आपको आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी अहमियत वाली बातें क्या है कौमी आमदनी की, फीकस आमदनी की। तो इसकी है कि कौमी आमदनी की बढ़ोतरी की शरह से आबादी की जो बढ़ोतरी की शरह है वो ऊंची होती है, तो फीकस आमदनी में क्या होता है, कमी होती है। देखो याद रहे कि कौमी आमदनी की बढ़ोतरी की शरह से अगर आबादी की बढ़ोतरी की शरह ऊंची होती है तो फीकस आमदनी में क्या होगा, कमी होगी। क्यों कि अगर उसकी जो राष्ट्रीय आवक है, जो उसकी कौमी आमदनी है, अगर उसके अंदर कमी होती है और अगर आबादी में इजाफा हो रहा है और लोगों को नौकरी, बेरोजगारी ये सब हासिल होती है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी फीकस आमदनी में क्या हो रहा है, उस मुल्क की फीकस आमदनी में क्या होती है, कमी होती है और उसकी फीकस आमदनी क्या हो जाती है, नीचे आती है। लेकिन अगर फीकस आमदनी में जो फीकस आमदनी है ये क्या है, एक औसतन पैमाइश है। नंबर तीसरा है कि मुल्क में आमदनी की जो तकसीम के बदले यानी कि जो तकसीम के बदले में होने के बावजूद भी फीकस आमदनी में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जो मुल्क में आमदनी में गैर मसावनियत में इजाफा होता है तो फीकस आमदनी में तरक्की के अंदर इसका सही जो पैमाइश है वो हमको हासिल होगी नहीं। क्या बताया है कि जो मुल्क की आमदनी में गैर मसावियत में अगर इजाफा होता है यानी कि मसावियत नहीं दिखती, असमानता उसके अंदर बढ़ती है, तो जो उसकी फीकस आमदनी है उसकी तरक्की का जो सबको सही पैमाइश मिलनी चाहिए वो हमको बिल्कुल मिलेगी नहीं। मुल्क की प्रगति यानी कि मुल्क की तरक्की का सही जो पैमाइश है वो कौमी आमदनी नहीं बल्कि फीकस आमदनी है। याद रहे कि मुल्क की तरक्की यानी कि कोई भी मुल्क की अगर तरक्की हम देखेंगे तो हम कौमी आमदनी से नहीं बल्कि फीकस आमदनी से उसका अंदाज़ा लगाएगा कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है। इसके अलावा UNO जैसे मुल्क की तरक्की की मुकाबले में जो कौमी आमदनी के साथ फीकस आमदनी का जो ताअद्दुद है उसका इस्तेमाल करता है। फीकस आमदनी से दो मुल्कों के एक मुल्क दूसरे मुल्क के मुकाबला कर सकता है कि कौन से मुल्क की फ़ीकस आमदनी ज़्यादा है और कौन से मुल्क की फ़ीकस आमदनी कम है। अगर ये दोनों का हम मुकाबला करते हैं तो जिसकी फ़ीकस आमदनी ज़्यादा होगी तो वो मुल्क तरक्की पजीर है या तरक्की कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं।
इसके बाद इसका 8वां पॉइंट है कि फीकस आमदनी से मुल्क के शहरियों की, अभी इससे पहले बता चुकी कि फीकस आमदनी के ऊपर से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस मुल्क के जो शहरी है उनकी ज़िंदगी का म्यार कैसा है, ऊंचा है कि नीचा है। अगर फीकस आमदनी देखेंगे और फीकस आमदनी जिस मुल्क की ऊंची है तो वहाँ से अंदाज़ा लगा जा सकता है कि उस मुल्क के शहरी का म्यारी ज़िंदगी भी ऊंचा है। तो ये तो हमारा फीकस आमदनी यानी कि माठाधिक आवक, फीकस आमदनी बराबर कुल आमदनी बटे कुल आबादी, ये हमारा ज़ाब्ता था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे कि राष्ट्रीय आवक नो मापन यानी कि कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके कौन कौन से हैं, ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।